अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब लिसनर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सल्फाइड की एपिसोड नंबर 6 मिलके शुरू करते हैं। हशाम जिस फ्लैट में रहता था उस इमारत में ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी जो बरसों से वहाँ रह रहे थे। इस इमारत बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लैट को वहाँ मौजूद लोगों ने मस्जिद का नाम दिया हुआ था जहाँ वो लोग इबादत करते थे। आजे ने हशाम को बताया था कि आज उसका शो था, वो देखना चाहता था। तभी उसे छोटे बाबा साईं हैदर जिब्रील का फ़ोन आया था। देख रहे हो तुम अपने लाडले के काम, एक सैयद घराने से होकर वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कैसे काम कर रहा है। क्या वो दिखाऊंगा मैं कल को, अगर आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इस मुतालिक सवाल पूछ लिया। क्या वो दिखाऊंगा अगर उस ज़ात ने जिस पर मेरी जान कुर्बान, अगर उसने पूछ लिया कि मैंने अपने बेटे की तरबियत कैसे की थी, बताओ क्या जवाब दूंगा मैं। वो हशाम से पूछ रहे थे जबकि वो खुद नहीं जानता था कि अगर उससे पूछ लिया गया तो क्या जवाब देगा। छोटे साईं अपना गुस्सा निकालकर फोन बंद कर चुके थे। हशाम ने टीवी लगाया था। उसे अच्छी तरह पता था कि आरजे का शो किस चैनल पर बराह रास्त दिखाया जाना था। जैसे ही हशाम की नज़र स्क्रीन पर पड़ी थी उसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी फैल गई थी। जैनी आरजे के गले में बाहें डाली खड़ी थी जबकि आवाम हूटिंग कर करके पागल हो चुकी थी। हशाम ने फौरन गुस्से से टीवी बंद किया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आरजे का क्या करे। मुझे चुड़ैल आरजे के साथ ज़रा अच्छी नहीं लग रही, जवान ने मुंह बनाकर पास बैठी महम से कहा था। तुम उसे मत देखो, बस आरजे को देखो ना। महम ने मसले का हल पेश किया था। अचानक खानम कमरे में दाखिल हुई थी। रात के 10 बज रहे थे और वो दोनों टीवी पर नजरें जमाए बैठे थे। ये क्या देख रहे हो तुम लोग? खानम की नज़र अचानक स्क्रीन पर पड़ी थी और वो दंग रह गई थी। उसने आरजे को नहीं पहचाना था क्योंकि उसका चेहरा कैमरे के बिल्कुल सामने नहीं था। बंद करो ये बेहुदा चीज़ें देखना, वो तकरीबन चीखी थी। बस आप ही थोड़ा सा रह गया है, फिर खुद ही बंद कर देंगे, जवाद ने टांग अटकाई थी। मैं अम्मी को बुलाती हूँ, वो खुद आकर देख लेंगी कि तुम लोग क्या घटिया चीज़ें देखते हो। वो बड़बड़ाती बाहर निकल गई थी जबकि महम और जवाद दोनों ने शुक्र अदा किया था। I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely. Listen to my heart. One and only broken angel. Taharjaka bashi, kanartam, the afresh, dionatum, oh, tu, tu namyodini, ka junami, berkat yasham, la la lay, la la lay, la 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 la, la la lay, la la lay, la 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 la। दुनिया माफिया से बेगाना वो दोनों अपनी अपनी धुन में गाए जा रहे थे। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वजू किए गए चेहरे पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें चमक रही थी। पेरिस में इशा का वक्त था। हशाम नमाज पढ़ने आया था लेकिन उससे पहले वो अजान देता था खुद ही। जब भी उसे वक्त मिलता था वो लाजमी ये काम खुद करता था। मस्जिद में स्पीकर नहीं लगा हुआ था, अलबत्ता जितने भी मुसलमान ख़ानदान वहाँ रहते थे उनके फ्लैट में ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम के ज़रिए अजान की आवाज़ गूंज जाती थी। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ। वो कामयाबी की तरफ बुला रहा था। है कोई जो उस रब के बुलावे पर लब बैठ के है, जो बादशाहों का बादशाह है, शाहों का सरबराह है। पहाड़ों से बुलंद, दरियाओं के पानी से तेज़, हवा और रोशनी जिसके कब्जे में है, लेकिन इस रब करीम की रहीमी तो देखो। वो दिन में 5 वक्त अपने पास बुलाता है और हमारी औकात क्या है, फ़कत एक गंदे पानी के चंद कतरे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वही तो है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़ा बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको निकालता है कि तुम बच्चे होते हो, फिर तुम अपनी जवानी को पहुँचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है और तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुंच जाते हो। और ताकि तुम समझो, सूरह मोमिनून आयत नंबर 67। लेकिन वो इतना मेहरबान और रहीम और करीम है जिसकी इजाज़त के बिना एक चिड़िया पर नहीं हिला सकती, एक दरख्त पत्ता नहीं हिला सकता, मगर अपने बंदों के बार बार ना आने पर अपना बुलावा तर्क नहीं करता, हम पे रिस्क बंद नहीं करता, फिर से पुकारता है, हय्या अलल फलाह। है कोई जो आए, है कोई जो मांगे, है कोई गदा जो आवाज़ लगाए, है कोई मुफलिस जो मुफलिसी में मुझे सजदा करे, कोई नींद तर्क करके सजदा रेज़ हो, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला। आओ आओ, तुम्हारा रब तुम्हें खुद पुकार रहा है। हाँ, वही रब जिसके कब्जे में तुम्हारी जान, वही तुम नाचार लोगों को तुम्हें तुम्हारी ही कामयाबी के लिए पुकार रहा है।
कौन जानता था पेरिस में रहने वाला, इंग्लिश में पीएचडी करने वाला शख्स ऐसा था। छोटी सी मस्जिद में सादा से कपड़े पहने लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाता वो शख्स हजारों के मजमे में दाद वसूल करते आरजे से कहीं बेहतर लग रहा था। नमाज पढ़ने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। या अल्लाह, रोहान जबील को हिदायत दे। या अल्लाह पाक, उसकी हिफाजत फरमा। और आज भी सबसे पहले उसने आरजे के लिए ही सब कुछ मांगा था। आज मैं एंजल से अपने दिल की बात कहकर ही दम लूंगा, मैडी ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा था। तुमसे नहीं होगा मैडी, एल्बर्ट साहब को था। तुम चलते ही रहना, देखना आज मैं ये काम ज़रूर पूरा करूँगा। मैडी काफ़ी पुरजोश था। रेस्टोरेंट में उसकी ड्यूटी 4 बजे शुरू होती थी। वो 3 बजे वहाँ मौजूद था। मैडी उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर का काम करता था। वो आ गई है मैडी, जाओ पता कर लो। एल्बर्ट ने मैडी को उकसाया था। एंजल अपनी मखसूस जगह पर बैठी थी। जाओ अब, एल्बर्ट ने कशमकश का शिकार खड़ी मैडी से कहा था। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, मैडी ने खुद को तसल्ली दी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता एंजल की तरफ बढ़ा था। कैसी हुई एंजल? वो उसके सामने बैठते हुए पूछ रहा था। एंजल ने उसे घूरी से नवाजा था। कुछ बात करनी थी, मैडी ने उसके घूरने पर संभल कर कहा था। बोलो। सर्द सा लहजा था। वो मैडी का गला खुश्क हो गया था। उसने मेज पर रखा पानी का ग्लास उठाकर पिया था। एंजल उसे गहरी नजरों से देख रही थी। क्या मैं? बोलो अब। विल यू मैरी मी? मैडी ने आंखें बंद करके कहा था। उसका सांस अटका हुआ था। एंजल उसे हैरानी से देख रही थी और फिर मैडी की हालत देखकर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी हंसी जब्त नहीं कर पाई थी। वो हंसी थी और हंसती चली गई थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है एंजल? मैडी को बुरा महसूस हो रहा था। तुम पागल हो गए मैडी, अब मेरे पीछे मत आना, एंजल ने हंसते हुए कहा था और फिर अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गई थी। जवाब नहीं दिया। मैडी का मुंह बन गया था। वो बेचारा उदास हो गया था। रात 11 बजे का टाइम था। मैडी रेस्टोरेंट से फारिग होकर अब घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ था कि उसके पीछे कोई है। वो एक नाजुक दिल का लड़का था। वो एकदम घबरा गया था। एक दो बार पीछे मुड़कर देखने के बाद अब उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी थी जब अचानक कोई आंधी तूफान की तरह आया था। उसके सर और चेहरे को जैकेट से ढांपने के बाद थप्पड़ों और घूंसों की खूब बारिश की गई थी उस पर। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, क्यों मार रहे हो? बचाओ मुझे, वो चीख रहा था। मेरी एंजल को प्रपोज करते हो? खबरदार, जो आइंदा उसके आस पास भी नजर आए तो, मारने वाले ने उर्दू जबान में कहा था। मैडी को सिर्फ लफ्ज एंजल समझ आया था और कुछ भी नहीं। 2-4 घूंसे उसके पेट में मारने और अपनी भड़ास निकालने के बाद अब वो रात के अंधेरे में रफू चक्कर हो गया था, जबकि मैडी ने, जिसकी हालत बुरी हो गई थी, मुश्किल से अपने चेहरे से जैकेट उतारी थी और फिर बिना आगे पीछे देखे घर की तरफ दौड़ लगा दी थी। शो खत्म हो चुका था। अब वो लोग वापस जा रहे थे। आरजे जेनी को छोड़ने होटल जा रहा था। उनकी गाड़ी के आगे और पीछे भी गाड़ियां गामजन थी, जिनमें जेनी की पूरी टीम थी। आज के शो के बाद आरजे की फैन फॉलोइंग दुगनी बड़ी थी। वो दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। जेनी काफ़ी थकी नजर आ रही थी, अलबत्ता नींद आरजे के आसपास भी नहीं बैठी थी। उसे उस वक्त नींद आती ही नहीं थी। जेनी आरजे से चिपके बैठी थी, उसे कोफ्त हो रही थी। अचानक आरजे की नज़र सामने लगे मिरर से झांकते ड्राइवर पर पड़ी थी। वो एकदम चौंका था। जो ड्राइवर उन्हें लेकर आया था वो कोई और था। वो पहचान गया था कि ड्राइवर बदल चुका है। आरजे को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। क्या हुआ हनी? जेनी ने उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया था। आरजे की नज़र उसके गले में लटके डायमंड के नेकलेस पर पड़ी थी। वो बहुत तेजी से अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर लेता था। उसकी आंखें सुकड़ी थी और फिर वो शॉक्ड रह गया था। उसे लॉकेट के अंदर माइक्रो कैम नजर आ गया था। इससे पहले वो कुछ कहता, उसके मोबाइल ने झंझाड़ना शुरू किया था। मिक्की की कॉल थी। हेलो आरजे, कहाँ हो तुम? मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मिक्की की घुटी घुटी आवाज़ उभरी थी। गाड़ी रोको, आरजे ने कहा था। क्या हुआ साहब? आगे बैठे ड्राइवर ने पूछा था। मैंने कहा गाड़ी रोको, वो चिल्लाया था। जेनी डरकर उससे अलग हुई थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। आरजे बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकल गया था। आरजे की गाड़ी के पीछे जो गाड़ियां थी वो भी एक झटके से रुकी थी। जेनी और ड्राइवर दोनों मुंह खोले हैरत से दूर जाते आरजे को देख रहे थे।
वो उसे कुछ कह नहीं सकते थे और ना अब रोक सकते थे। वो अपनी मर्जी से उनके साथ जाता तो अलग बात थी। ड्राइवर ने घूरकर जेनी को देखा था। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसे कोई शक नहीं होने दिया। जेनी उसके घुलने पर मिनमिनाई थी, जबकि ड्राइवर ने गुस्से से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी मंजिल के इतने करीब आकर यूं खाली हाथ नहीं रह सकते। वो जो कोई भी था शदीद गुस्से से चिल्ला रहा था। कमरे में पड़े कंप्यूटर सिस्टम और कैमरों को उसने उठा उठा कर नीचे पटक दिया था। बॉस, जेनी ने पूरी कोशिश की थी। वो उसके साथ होटल पहुंचने ही वाला था। फिर अचानक। क्या अचानक? बॉस ने उस लड़की को मुंह से दबोचा था। मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। ऐन मौके पर से क्या मालूम हुआ था? उसे किसकी कॉल आई थी जो गाड़ी से उतर गया? बताओ मुझे, कौन है खुदारा? बॉस का गुस्से और सदमे से बुरा हाल हुआ पड़ा था। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। बॉस के चीखने पर लड़की घबराकर कमरे से बाहर भागी थी। आरजे, वो एक बार फिर पूरी ताकत से चिल्लाया था। हेलो आरजे, तुम कहाँ हो? अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे? मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी उलट गई थी और मैं। जैसे ही आरजे ने दोबारा फोन उठाया था, मिकी एक बार फिर से शुरू हो गया था। बकवास बंद करो मिकी, और ये ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? उसका दिमाग पहले ही घुमा हुआ था और ऊपर से मिकी का ड्रामा उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कौन सा ड्रामा? मिकी संभल कर बोला। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना? हाँ हुआ तो है। हाय मेरी टांग, बहुत दर्द हो रहा है, मिकी करा रहा था। अच्छा? आरजे ने अच्छा पर जोर दिया। गाड़ी उलट गई और तुम उल्टी गाड़ी में उल्टे लटके मुझे फोन पर आराम से बता रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। वाह, आरजे को इतना स्टूपिड समझा है। उसने तंजिया कहा। नहीं, वो मैं तो मिकी से पटा गया था, उससे कोई बहाना नहीं बन रहा था। जल्दी मरो घर, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आरजे ने कहते हुए फोन बंद किया था। 5 मिनट बाद मिकी ऊपर से नीचे आया था। आरजे ने उसे घूरी से नवाजा था। वो घर में बैठा एक्सीडेंट का नाटक कर रहा था। छोड़ आए जेनी को? मिकी ने उसके सामने बैठते हुए खबासत से हंसते हुए पूछा था। मुंह बंद रखो अपना। आरजे ने सोफे से कुशन उठाकर मिकी के मुंह पर मारा था। निशाना पक्का था, कुशन सीधा उसके मुंह पर लगा था। यह मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे हशाम भाई ने कहा था कि एक्सीडेंट का नाटक करूं ताकि तुम वापस आओ, लेकिन मुझे हैरत हो रही है, तुम सच में कैसे आ गए? मिकी को वाकई हैरत हो रही थी। वो अच्छी तरह जानता था कि आरजे का दिमाग कितना तेज चलता है। वो 1 सेकंड से पहले उसका ड्रामा पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की थी। बस मेरी मर्जी, आरजे ने बेजारी से कहा था। वो हशाम भाई चाहता था कि तुम जेनी के साथ रात ना गुजारो, मिक्की ने डरते डरते बताया था। इस शामों की तो। और तुम मेरे दोस्त हो या उसके? आरजे ने दूसरा क्वेश्चन उठाकर मारा था उससे। यार मार क्यों रहे हो? मैंने बस हशाम भाई की बात मानी है पहली दफा। मिकी उछला था, जबकि आरजे ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अब 2 उंगलियों और एक अंगूठी की मदद से अपनी कनपट्टियों को मसल रहा था। उसे पिछले कुछ दिनों में बारहा महसूस हुआ था कि कोई उसमें नजर रखे हुए है। उसकी छठी हिस्स ने उसे कई बार चौकन्ना किया था, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आखिर जेनी किसके कहने पर पाकिस्तान मुझसे मिलने आई थी? वो सोच रहा था। लेकिन मैं वापस क्यों आ गया? मैं वहां जाकर भी तो पता लगा सकता था ना। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि हशाम जबीर की दुआ उसे कितने बड़े नुकसान से वापस बचा कर लाई थी। ना सिर्फ नुकसान, बल्कि गुनाह से भी। तौबा तौबा, कैसा ज़माना आ गया है। आजकल तो बेटियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़ुबैदा आपा ने नाक चढ़ाकर पास बैठी आसिया बेगम से कहा था। क्या हुआ ज़ुबैदा आपा, खैर तो है? आसिया बेगम ने पूछा। अरे वो गली के कोने पर जो हाजी साहब है ना, उनकी बेटी की शादी थी कल। ऐन बारात वाले दिन लड़के को पता चल गया कि लड़की का पहले कहीं और चक्कर था। हाजी साहब इंतजार करते रह गए, बारात ही नहीं आई। वैसे तो हाजी बने फिरते हैं और औलाद को लगाम नहीं डाली, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गए, जुबैदा आपा ने हकारत से कहा था। वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालती हानम के हाथ कांपे थे। उसका नाजुक सा दिल डूब कर उभरा था। उसे कुछ याद आ गया था जिसने उसे डरा कर रख दिया था। बस आपा, अल्लाह सबकी बेटियों की हिफाजत करे, आमीन। आसिया बेगम ने सदके दिल से दुआ दी। मैं कहती हूँ खैर से अपनी बच्चियाँ भी शादी के लायक हो गई हैं, कोई देखकर इनका भी कर दो, इससे पहले कि कुछ गलत हो, जुबैदा आपा ने राजदारी से कहा था। महम के कान जो इसी तरफ लगे हुए, ये बात सुनकर उसे सख्त गुस्सा आया था। वैसे जुबैदा आपा, आपकी अपनी बेटियां क्यों मर गया है? महम ने अचानक बाहर आकर पूछा था। हानम ने उसका इरादा समझते हुए महम को घुड़ी से नवाजा था, लेकिन वो महम ही क्या जो बाज आए।
अरे मेरी बेटियां तो अभी बच्चियां हैं, मासूम और नेक शरीफ, पूरे मोहल्ले में ढूंढने से भी ऐसी लड़कियां नहीं मिलेंगी। जुबैद आपा ने अपनी बेटियों की तारीफ में जमीन और आसमान के खिलाफे मिला दिए थे। जी जी बिल्कुल, एक 28 साल की और दूसरी 30 साल की, अभी तो दूध पीती हैं वो, और नेक शरीफ इतनी कि हर वक्त दूसरे लोगों के घरों में मौजूद रहती हैं, और लड़कों की एक लंबी लाइन आपके घर के बाहर लगी होती है। वह हमने जुबैदा आपा के अंदाज में हाथ हिला हिला कर कहा था। जुबैदा आपा की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। तौबा तौबा, कितनी ज़बान चल रही है इस लड़की की। देख लेना आसिया, ये तुम्हारी नाक कटवाएगी। जुबैदा आपा ने चाय का कप गुस्से से छोटी सी मेज पर रखते हुए कहा था। हाँ हाँ, जाइए जाइए, मैं बदजुबान ही ठीक हूँ। वहाँ दो चार और सुनाती अंदर जा चुकी थी। बस अब नहीं आती मैं तुम्हारे घर। जुबैदा आपा नाराज हो गई थी। अरे आपा, ये नादान है, इसको मैं पूछती हूँ, आप बैठ जाए, नाराज ना हो। आसिया बेगम ने बौखला कर कहा था, जबकि हानम ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया था। ना बस, अल्लाह माफ करे, तुम्हारी बेटियों को तो मैंने अच्छा समझा था। देखा कैसे जबान चला कर गई है ये वहां मेरे सामने। जुबैदा आपा को तो यकीन नहीं आ रहा था कि वहां यूं उनकी बेटियों के बारे में मुंह पर बात दे मारेगी। बैठ जाए आपा, शादियां भी हो जाएंगी हमारी, लेकिन अपने वक्त पर। हानम ने मुस्कुराते हुए कहा था। 2 महीने गुजर गए थे। रोहान जबील नाम का भूत उसके दिमाग से हमेशा के लिए मिट चुका था। मार्च के आखिरी दिन थे। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ गई थी। उसके अब माम के फाइनल पेपर होने वाले थे। हानम ने अब अकेडमी जाना भी बंद कर दिया था। वो घर में ही तैयारी कर रही थी। वो अपना नंबर भी बंद कर चुकी थी, जिससे हफ्सा और उस इंसान से उसकी जान छूट गई थी जो उसे मैसेज करता था। एक बात पूछो आसिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जुबैदा आपा अब न जाने क्या जानना चाहती थी। जी थी आपा, पूछें। पूरे मोहल्ले में ये बातें हो रही हैं कि हर हफ्ते एक लंबी सी गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आकर रुकती है। खैर से कौन है वो, किसकी गाड़ी है? जुबैदा आपा के सवाल पर हानम का रंग फीका पड़ा था। अरे आपा, वो गाड़ी मेरे तायाजाद भाई की है। बहुत बड़ा आदमी है, पहले बाहर रहता था, अब पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है। कभी कभी खैरियत दरियाफ्त करने आ जाता है। आसिया बेगम ने संभल कर जवाब दिया था। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी लोग तो बातें बनाते हैं ना कि लंबी गाड़ी में जाने कौन आता है इनके घर। अभी शरीफों का मोहल्ला है, ऐसी वैसी बातें बनते देर नहीं लगती। जुबैदा आपा जो कहना चाह रही थी, आसिया बेगम और हानम अच्छे से समझ गई थी। जुबैदा आपा तो खतरे की घंटी बजाकर जा चुकी थी, जबकि पीछे वो दोनों खामोश हो गई थी। हानम को खुद ये समझ नहीं आती थी कि हमदान अंकल उन पर इतने एहसानात क्यों कर रहे थे। पहले तो उन्हें ख्याल नहीं आया था, अब अचानक। सेठ हमदान इस घर में हमेशा हानम की गैर मौजूदगी में आए थे। वो अक्सर कॉलेज और एकेडमी होती थी जब वो आते थे, और अब जब से वो घर में थी सिर्फ उनका ड्राइवर आता था सामान लेकर। हानम को उन्हें देखने का तजस्सुस था, लेकिन वो अभी कुछ कह नहीं सकती थी। शाम को फिर हमदान का ड्राइवर आया था। गाड़ी सामान से भरी हुई थी, खाने पीने का सामान, सौदा, सेल्फ, फल, कपड़े, ढेरों सामान था। ड्राइवर को देखकर हानम का मूड बिगड़ा था। अम्मी, ये हमदान अंकल हम पर इतने एहसानात क्यों कर रहे हैं? पहले तो इन्हें कभी हमारा ख्याल नहीं आया। ये तो मैं खुद पूछना चाहती हूँ उनसे, लेकिन वो आए तब ना। आसिया बेगम भी बौखला सी गई थी। उन्हें मोहल्ले वालों की बातों से डर लगता था। सुनो भाई साहब, आसिया बेगम ने हमदान के ड्राइवर को मुखातिब किया था, जो गाड़ी से सामान निकाल कर घर में लाकर रख रहा था। जी बीबी जी, ड्राइवर ने अदब से जवाब दिया था। हमदान से कहना इन सब की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में बहुत खुश हैं, और आइंदा इन सब तकल्लुफ़ात की सहमत ना करें। ठीक है बीबी जी, आपका पैगाम साहब तक पहुंचा दूंगा मैं। वो पिछले 1 महीने से पेरिस गए हैं अपनी बेटी से मिलने, लेकिन मुझे फ़ोन पर तलकीन करते हैं कि मैं ये सब आपके घर वक्त पर पहुंचाता रहूं। ड्राइवर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार फ़ोन आए तो उससे कहना कि जब वापस आए तो मुझसे मिले। आसिया बेगम ने उलझे हुए लहजे में कहा था। ड्राइवर सर झुकाकर वापस चला गया था। पैदापा की बातों ने आसिया बेगम को परेशानी में डाल दिया था। आरजे ने कुछ दिनों के लिए अपने सोशल मीडिया पर जितने भी अकाउंट्स थे बंद कर दिए थे। वो कुछ दिन उस दुनिया से अलग रहना चाहता था जहाँ लोग उसे जानने लगे थे, और जानने के साथ साथ उस पर नज़र भी रखी जा रही थी। यूनिवर्सिटी से फारिग होने पर वो हशाम के पास चला गया था। मिकी उसके साथ था। वो दुनिया घूमना चाहते थे। आरजे ने मिकी को सख्ती से मना किया था कि वह सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर को शेयर ना करे। लोग हैरान थे कि आरजे कहाँ चला गया था। अलबत्ता अकाउंट्स बंद करने से पहले उसने अपने शायकीन के लिए पैगाम छोड़ा था कि वो जल्द वापस आएगा, और बाकी जल्द ही वापस आने वाला था।
تو لسنرز اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا ساتھ اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔